अब जरा ध्यान से समझना है आपको, अगला जो हमने बताया है एफ माइनस के बारे में आपको बैठा के रखना है। एफ माइनस जो होता है वो होता है ईचिंग ऑफ ग्लास के फंक्शन में होता है। जैसे कि अगर आप इसको ग्लास में डाल देते हो तो ग्लास में सिलिका कंटेंट होता है, तो एफ माइनस क्रॉसिव नेचर का होता है, तुरंत उससे रिएक्ट करने लगता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि जब भी फ्लोराइड को रखना है, एचएफ को रखना है या फ्लोरीन के सोर्स को रखना है, तो उसको रखने का दो तरीका है, या तो टेफ्लॉन का कंटेनर ले लो, और दूसरा नहीं तो वैक्स लगा के फ्लोरीन को रखो, एचएफ को रखो, जिससे कि रिएक्ट नहीं हो पाए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, एफ माइनस जो है ईचिंग ऑफ ग्लास करता है। क्या करता है? ईचिंग ऑफ ग्लास। ठीक है ना? तो जरा ध्यान से सुनिएगा जो बात बोलने वाले हैं। एच एफ इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर या कोरोसिव टू ग्लास जो बोलो, ठीक है ना। हेंस इट इज स्टोर्ड इन, मैंने बताया ना कोरोसिव नेचर का है, मतलब कि किसो जहाँ पे उसी के साथ रिएक्ट करते करते क्या होगा कि पूरे ग्लास के साथ रिएक्ट कर जाए, क्योंकि ग्लास में सिलिका का अमाउंट होता है और ये तुरंत रिएक्ट करके बना लेता है। अगर मान लो कि आप Na2SiO3 को रख दिए, HF के साथ रख दिए, तो वो तुरंत उससे रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके चेंज कर देगा, उसे H2SiF6 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से पहले बात को समझिए। मैंने बोला कि HF इज कोरोसिव टू ग्लास, हेंस इसी कारण है कि एचएफ को जो है डायरेक्ट ग्लास में नहीं स्टोर किया जाता है। दो उपाय, या तो टेफ्लॉन का कंटेनर में स्टोर किया जाता है और नहीं तो ग्लास में वैक्स लगा के डाला जाता है, जिससे कि रिएक्शन ना हो पाए ग्लास के साथ। हेंस इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइम वाटर। या फिर इसी को कॉपर वेसल में भी रखा जाता है। कौन सा वेसल में? कॉपर के वेसल में रखा जाता है। बैठा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे रखा तो क्या होगा कि वो तुरंत रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बैठा लेना है कि किसो कभी भी आपको इसको नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही रखा आपने तो ये तुरंत रिएक्शन शो करने लगता है। ग्लास में एक्चुअली सिलिका कंटेंट होता है, तो Na2SiO3 के साथ HF रिएक्ट करके अलग अलग फॉर्म में चला जाता है। Na2SiF6 प्लस वाटर में, या हो सकता है कि अगर SiO2 ही है तो SiO2 के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और चेंज हो जाएगा, SiF4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा। और फिर ये फर्दर SiF6 जो है, SiF4 जो है HF के साथ रिएक्ट करके, और ये SiF4 HF के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा, SiF6 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप चाहो तो H2SiF6 लिख सकते हो। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि ग्लास में रखने से, जैसे कि ये मान लो कि ग्लास है, ग्लास में अगर आपने HF रखा है तो ये क्या करता है कि HF इसी के साथ ग्लास के साथ ही रिएक्शन शो करने लगता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे ग्लास का जो है सिलिका को ये क्या करते जाएगा, रिएक्ट करते जाएगा, तो उसमें ग्लास का लेयर घटते जाएगा, घटते घटते पूरे रिएक्ट कर जाएगा। तो इसी वजह से इसको रिएक्ट करवाने का दो तरीका है रखने का। या तो इस पे क्या करो कि आप इसका लेयर लगा दो वैक्स का, और वैक्स के लेयर लगा के तब इसको स्टोर करो, और नहीं तो कॉपर वेसल में इसको स्टोर करो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ग्लास बना होता है सिलिका का, उसमें कंटेंट रहता है, ये तुरंत सिलिका के साथ रिएक्ट करके फाइनली चेंज हो जाता है। बताओ किसमें? अगर तुमसे पूछे कि क्या होता है, तो फाइनली ग्लास के सिलिका से रिएक्ट करके ये चेंज हो जाएगा, H2SiF6 में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ईचिंग ऑफ ग्लास ना हो, ठीक है ना, रिएक्शन ना हो, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि कोरोसिव नेचर का तुरंत रिएक्ट करते जाएगा, तो उसको रिएक्ट ना करने देने का सिंपल सा तरीका है, या तो ग्लास पे वैक्स लगा के रखो, स्टोर करो, और नहीं तो कॉपर वेसल में स्टोर करके रखो। दूसरा तरीका जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपने AgF का रिएक्शन जो है, ऐसे समझो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप क्या कर रहे हो, HF का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा देते हो, AgNO3 के साथ करवा देते हो, तो आयन एक्सचेंज हो जाएगा, बना लेगा AgF, और प्लस में बनने वाला है नाइट्रिक एसिड। आपको पता है ना
कि सिल्वर के हैलाइड में कौन सा वाटर सॉल्युबल है। मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि सिल्वर के हैलाइड में सिर्फ AgF वाटर सॉल्युबल है, जबकि रिमेनिंग जो है AgCl, AgBr, AgI वाटर इनसॉल्युबल है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। वाइल रिमेनिंग AgX इज, बताओ क्या है, रिमेनिंग AgX क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। अब यार रिमेनिंग AgX में क्या क्या आ सकता है आपको पता ना, रिमेनिंग AgX में क्या आएगा, रिमेनिंग AgX में आएगा AgCl, AgBr, AgI, ये आपका वाटर इनसॉल्युबल है। तो AgF जो है वाटर सॉल्युबल है, जबकि रिमेनिंग AgX जो है वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कौन सा वाटर सॉल्युबल कौन सा वाटर इनसॉल्युबल, तो AgF वाटर सॉल्युबल, जबकि AgCl, AgBr, AgI कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल नेचर का होगा। चलिए ठीक है, ये था F2 के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे Cl2 के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Cl2 के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होने वाला है Cl2। Cl2 की बात करें तो प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा वो भी हमें देखना है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रिपेयर कैसे करोगे, प्रिपरेशन का तरीका सिंपल सा है। अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, पहला तरीका है कि MnO2 और PbO2 को HCl के साथ हीट कर दो। ठीक है, तो बाय हीटिंग MnO2, ठीक है, ऑब्लिक PbO2 विथ HCl के साथ हीट कर दो। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो कि अगर आपने मैग्नीज का ऑक्साइड लिया MnO2, इसको अगर आपने HCl के साथ हीट किया है, हीट करने से आपको मिलेगा MnCl2, ठीक है, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा। सेम रिएक्शन PbO2 भी देता है, एकदम हूबहू सेम है, मात्र आपको Mn के जगह क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, Mn के जगह Pb मिलेगा। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, PbCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा। तो अगर जल्दी से बताइए, अगर हमें Cl2 तैयार करना है तो तैयार करने का तरीका क्या है, MnO2 का रिएक्शन HCl से करवा दें हम लोग, तो ये तुरंत में चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड जो है वो क्या है कि बाय रिएक्शन ऑफ, ठीक है ना, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, रिएक्शन का मतलब बाय हीटिंग ऑफ Cl माइनस Br माइनस I माइनस विद concentrated H2SO4, H2SO4 in presence of MnO2, in presence of MnO2, MnO2 के प्रेजेंस में। जस्ट लाइक कि मान लो आपने क्या किया, NaCl लिया है, NaCl का रिएक्शन H2SO4 से करवाया है, तो पहला स्टेप तो बनने वाला आपको पता है क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl। दूसरा स्टेप की जैसे ही HCl बन गया, इस HCl का MnO2 से रिएक्शन करवा दोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा जल्दी बताइए, मिलने वाला है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, MnCl2 प्लस ये Cl2 प्लस वाटर। क्लोरीन लोगे तो Cl2 मिलेगा, ब्रोमीन लोगे तो Br2 मिलेगा, आयोडीन लोगे तो I2 मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ का HCl यहाँ के HCl के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कंबाइन करके रिएक्शन क्या मिलने वाला है, NaCl MnO2 H2SO4। जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा
वो मिलेगा Na2SO4 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो याद रखिएगा, अगर Cl माइनस का सोर्स लिए हो और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करके और MnO2 दोगे तो Cl माइनस Cl2 में जाएगा, Br माइनस Br2 में जाएगा, I माइनस किस में चला जाएगा, I2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि आप क्या करो कि काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा दो। अगला जो आता है वो आता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको डेकान्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो आइए डेकान्स प्रोसेस देखते हैं। डेकान्स प्रोसेस में क्या होता है कि डेकान्स प्रोसेस में आप सिंपल HCl लेते हो और HCl का रिएक्शन आप O2 से करवाते हो। किसके प्रेजेंस में करवाते हो, हीट करते हो, किसके प्रेजेंस में, CuCl2। तो आपको मिलता है यहाँ पे क्लोरीन प्लस वाटर, क्लोरीन प्लस वाटर मिलता है, बैठा लीजिए। तो जब भी आप क्या करो कि HCl का O2 से रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, CuCl2 के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ से मिलता है क्लोरीन प्लस H2O ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली अगर आप कैटलिस्ट में CuCl2 का यूज नहीं करते हो तो क्या इफेक्ट होगा, पहले तो आपको बता दें ये एज ए कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हो तो क्या इफेक्ट होगा, तो कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि किसको क्लोरीन लेना चाहते हैं तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा, वो बॉन्ड को तोड़ना है तो अब तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा तो उस एनर्जी पे तो Cl रहेगा ही नहीं, Cl तो खुद ही गायब हो जाएगा। ठीक है ना। तो Cl जो है आपको Cl2 जो है वो Cl2 फर्दर फिर से टूट जाएगा, उसलिए एज ए कैटलिस्ट में हम लोग CuCl2 लेते हैं। तो याद रखिएगा CuCl2 एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे ये रिएक्शन करवाते हो डेकान प्रोसेस में पहला पूछ लेगा कैटलिस्ट क्या है, CuCl2, HCl का O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो Cl2 प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। तो ये तो कुछ था प्रॉपर्टीज जो आपने देखा। पहला मैंने बताया था कि MnO2 ले लेना है, उसको आपको HCl से पास करवाना है तो आपको MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर जो भी मिलना है। फिर आपको मैंने बताया था कि हैलाइड का सोर्स ले लो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, उसको आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, उसको आपको क्या करना है, उसको फर्स्ट स्टेप करना है कि आपको इससे पास करवाना है। किससे आप करो क्या कि जब भी आप उसको यूज कर रहे हो तो उसका सबसे पहला रिएक्शन आपको करवा देना है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस का H2SO4 से और फर्दर MnO2 से पास करवाना है। जैसे ही आप पास करवाओगे तो आपको Cl माइनस Cl2 में चेंज हो जाएगा, Br माइनस Br2 में, I माइनस I2 में। HCl का O2 से रिएक्शन करवाते हो। डेकान्स प्रोसेस में पूछे कैसे तैयार करना है तो HCl का O2 से रिएक्ट करवाते हैं CuCl2 के प्रेजेंस में तो Cl2 ऑब्टेन होता है। क्या जरूरत है कैटलिस्ट लेने का, नहीं लोगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। जो O2 के लिए जो आप टेम्परेचर बॉन्ड तोड़ोगे तब ना रिएक्शन होगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो तोड़ने के लिए आपको बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, उस अमाउंट पे Cl2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उस वजह से हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करते हैं जो CuCl2 होता है। अब आज ये प्रॉपर्टीज वाइज बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। Cl2 का प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये ग्रेनिश येलो है। कैसा नेचर का है जल्दी बताओ, ये आपका ग्रेनिश येलो नेचर का होता है। तो सबसे फर्स्ट तो आ गया ये ग्रेनिश येलो है। दूसरा बात कि पंजेंट स्मेल विद सफोकेटिंग ऑर्डर। कैसा स्मेल है, पंजेंट स्मेल विद सफोकेटिंग ऑर्डर, घुलनशील भी होगा ये। ठीक है। और स्मेल वाइज कैसा है, पंजेंट है, सफोकेटिंग ऑर्डर का है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो Na को देखो यार, जितना भी हैलोजन है रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि अगर आप मेटल का रिएक्शन करवाते हो Cl2 के साथ तो ये विग्रियसली रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट होके यहाँ पे
मेटल का क्लोराइड बना लेगा। जस्ट लाइक कि अगर मान लो मैंने दिया है Na का Cl2 से रिएक्शन से होगा NaCl, ठीक है। अगर आपने लिया है यहाँ पे एल्युमिनियम लिया है जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, Cl2 लेते हो तो बन जाएगा AlCl3 में चेंज हो जाएगा। सेम एज अगर आपने P4 लिया है, इसका रिएक्शन Cl2 से किया है तो बन जाएगा PCl3 में चेंज हो जाएगा। मेटल रहे या नॉन मेटल है, ठीक है। दूसरा कि आपको बता दें कि हाइड्रोजन से इसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम एफिनिटी टुवर्ड हाइड्रोजन, मैक्सिमम एफिनिटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक H2S का रिएक्शन Cl2 से करवा दोगे, विग्रियस रिएक्ट होगा और चेंज हो जाएगा HCl प्लस सल्फर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हाइड्रोकार्बन वाइज अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला ना हाइड्रोजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो आपने हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवा दिया है, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन Cl2 से करवा दिया है तो क्या प्रोडक्ट होगा। मान लो कि हाइड्रोकार्बन आप ले लिए हो और उस हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किससे करवा दिए हो, Cl2 से, CnH2n, ठीक है ना। +2 का रिएक्शन आपने किससे करवा दिया, Cl2 से। क्या करेगा, पूरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा HCl में, अब बच जाएगा सिर्फ कार्बन बच जाएगा, ठीक है। अब बबू जो बोलने वाले हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शन विथ NH3 के साथ रिएक्शन। जरा ध्यान से समझना, NH3 का जब Cl2 से रिएक्शन करवाते हो तो NH3 आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है और Cl2 पता है कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तुरंत में रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा, Cl2 को चेंज कर देगा HCl में और NH3 चेंज हो जाएगा, आपको किस में चेंज होगा बोलो जल्दी से, NH3 आपको चेंज हो जाएगा N2 में। पहले तो ये बैठा हो कि नॉर्मल रिएक्शन ये होता है, लेकिन बाबू इसका भी दो केस बनता है। केस क्या क्या बनता है सो समझो। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट तुम्हारा ये होने वाला है कि इफ Cl2 एक्सेस है, Cl2 अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो क्या होगा, तो अगर Cl2 एक्सेस क्वांटिटी में है तो NH3 का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाओगे तो बनेगा, पहले तो बनेगा NCl3 प्लस HCl। तो वो Cl2 अगर एक्सेस में है तो एक्सेस रहेगा तो ये रिएक्शन होगा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। कैसा रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव होता है। जरा ध्यान से समझिएगा, क्या मैंने बोला ये समझो कैसे हुआ ये रिएक्शन। आप बताओ जनरली नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है NH3Cl2 का, NH3Cl2 का रिएक्शन होता है HCl प्लस N2 में चेंज होता है। अब खुद बताओ क्या आपने एक्सेस लिया है, Cl2 अगर आपने एक्सेस लिया है तो ये एक्सेस Cl2 डब्बा में बचा रह जाएगा या नहीं, ये बताओ, मैं बचा रहेगा। तो ये Cl2 N2 के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा NCl3 में चेंज हो जाएगा। फिर से बोले, ध्यान से देखना, अगर मान लो Cl2 तुमने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है तो Cl2 एक्सेस में लिया तो पहले नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर में आपने देखा है सीखा है वो रिएक्शन आप बता दो कि क्या सीखा आपने। कि आपको पता है NH3 रिड्यूसिंग एजेंट का है क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और क्लोरीन पे 0 है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर N2 में चेंज हो जाता है और ये Cl2 HCl में चेंज हो जाता है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर Cl2 एक्सेस में लेते हो तो सबसे पहला क्या होगा स्टेप, दिमाग में रखना है कि सबसे पहले बताओ रिएक्शन में आपको फॉर्मल तो याद है कि NH3Cl2 का रिएक्शन से HCl प्लस N2 में चेंज होता है। अब बताओ अगर एक्सेस में लिए हो तो डब्बा में क्या होगा, N2 तो है ही, अगर एक्सेस में लिए हो तो NH3 तो पूरा खत्म हो गया होगा, Cl2 डब्बा में रह गया होगा तो क्या होगा, वो Cl2 और N2 रिएक्ट करके NCl3 में चेंज हो जाएगा। अगर नहीं आया तो चलिए हम इसको ऐसे समझाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या किया कि आपने NH3 लिया है और इसका रिएक्शन करवाया Cl2 के साथ।
बनने वाला प्रोडक्ट आपको पता है क्या बनेगा आप जैसे कि जानते हो HCl प्लस N2 गैस निकलेगा। अब जरा ध्यान से देख के बताना, HCl प्लस N2, तो बताओ डब्बा में क्या रह जाएगा, N2 तो बचा ही रहेगा, हाँ या ना। और दूसरी बात है कि रिएक्शन जैसे ही करवा रहे हो NH3 का Cl2 से, तो डब्बा में N2, अब Cl2 अगर एक्सेस में लिए हो तो Cl2 भी बचा रह जाएगा। फिर से सुनो, NH3 का Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन तो यार यही होगा, HCl प्लस N2 ये होगा ना। अगर एक्सेस लिए हो तो बताओ एक्सेस की वजह से N2 अभी भी बचा रहेगा और Cl2 है ही, तो N2 और Cl2 पता है, Cl2 नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कर जाता है तो ये बना लेगा NCl3। तो बताओ क्या क्या बन जाएगा, N2 रहेगा ही नहीं डब्बा में, अब क्या होगा NH3 Cl2 के साथ मिलके, देखो यहाँ पे HCl बनाएगा और N2 और Cl2 मिलके NCl3 में चेंज हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं तो सीधे याद रखिएगा, एक्सेस क्लोरीन लोगे तो NCl3 में चेंज होगा, और अगर एक्सेस अमोनिया लेते हो तो क्या होगा, सो देखो अगर एक्सेस में अमोनिया लेते हो तो क्या होगा, पहले तो जल्दी से आप जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको लिख दो, NH3 का Cl2 से रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट N2 प्लस, बताओ जल्दी से, HCl है, यही ना बन रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तो यही है, N2 प्लस HCl है। अब केस सेकंड हमने क्या माना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, दो केस हमने बताया था। केस फर्स्ट में मैंने आपको बोला कि केस फर्स्ट अगर एक्सेस क्वांटिटी में Cl2 रहा तो क्या इफेक्ट होगा, NH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा NCl3 प्लस HCl में। पहले ये गया या नहीं गया ये बताइए आप, जो कि NCl3 आपका एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, कैसा नेचर का होता है, एक्सप्लोसिव होता है। तो करना कुछ नहीं है, नॉर्मल वे में चलना है, NH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करके पहले बनाएगा क्या, N2, और एक्सेस में Cl2 है तो N2 Cl2 रिएक्ट करके NCl3 में चेंज हो जाएगा। केस सेकंड, केस सेकंड है कि इफ NH3 एक्सेस हो, NH3 एक्सेस होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, अगर NH3 एक्सेस होगा तो क्या होगा, पहला स्टेप में बताओ क्या होगा, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन लिखते हो तो NH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल जो रिएक्शन है वो बनेगा N2 प्लस HCl। अब बताओ आपने क्या एक्सेस में ले लिया है, एक्सेस में आपके पास क्या है, एक्सेस में अमोनिया आपने लिया है, तो बताओ डब्बा में Cl2 तो खत्म हो जाएगा, अमोनिया बचा रह जाएगा। अब ये बचा हुआ अमोनिया एज अ बेस है और HCl तुम्हारा एसिड है, एसिड बेस का जबरदस्त का रिएक्शन होगा और ये चेंज हो जाएगा NH3 प्लस HCl रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा NH4Cl में। ध्यान से देखना, ये HCl रहेगा ही नहीं, कट जाएगा, तो बताओ रिएक्शन में क्या होगा, NH3 प्लस Cl2 बदल जाएगा NH4Cl प्लस N2 में। बाबू हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैठा के रखो। अगर तुमसे बोल दे NH3 का रिएक्शन Cl2 के साथ अगर NH3 एक्सेस क्वांटिटी में है तो आपको जवाब ये देना है कि बनने वाला प्रोडक्ट देखो यहाँ पे बन रहा है NH4Cl प्लस N2 गैस रिलीज होता है। एकदम सेट रखना है, बैठा लीजिए अच्छा से। एक्सेस में Cl2 है तो क्या हो रहा है, एक्सेस में Cl2 है तो NCl3 बन रहा है प्लस HCl। एक्सेस में NH3 है तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस N2 बनेगा। अगर कुछ ना कहा जा रहा है तो N2 प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। दूसरा बात पबू की किसो, जो आपका मतलब कि Cl2 जो है ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। Cl2 वाटर में क्या करता है कि अपना कलर लॉस कर देता है, येलो कलर इसका क्या होता है कि Cl2 वाटर लॉस येलो कलर ऑन स्टैंडिंग, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया भी था Cl2 में ब्लीचिंग एक्शन होता है और ये परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन देता है। कैसा देता है, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन देता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कुछ पॉइंट जो हम बोलने जा रहे हैं। सबसे पहला कि इट इज मतलब Cl2 की बात कर रहे हैं, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। दूसरा बात कि अगर Cl2
water loss its yellow color on standing अपना ये येलो कलर लॉस कर देता है। क्यों लॉस करता है सो भी देख लो। Cl2 प्लस वाटर जो है ये चेंज हो जाता है HCl प्लस HOCl में। अब HOCl जो होता है ये अनस्टेबल होता है तो ये प्रोवाइड कर देता है नेसेंटो। नेसेंटो का फंक्शन होता है ब्लीचिंग एक्शन का। यही कारण है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर आपसे पूछे तो एक पॉइंट ये भी बैठा लेना कि Cl2 एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। कौन सा एजेंट का काम कर रहा है? ब्लीचिंग एजेंट का। क्यों भाई? क्योंकि ये नेसेंटो दे रहा है और ब्लीचिंग में भी कैसा? परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट है मतलब एक बार कलर उड़ा दिया तो दोबारा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हो ब्लीचिंग एक्शन के बारे में, तो आप देख ही चुके हो कैसे कैसे होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका Cl2। बाबू दूसरा बात कि Cl2 में ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो Cl2 जो है तुम्हारा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कैसे, आइए उस पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। Cl2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे करता है सो देखो, मान लो मैंने यहाँ Cl2 लिया, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो Cl2 खुद चेंज हो जाएगा Cl माइनस में। Cl2 खुद चेंज हो जाएगा किस में बोलो? Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, अगर आपने SO2 लिया है तो SO2 को चेंज कर देगा Cl2 SO3 में। अगर आपने H3ASO3 लिया है, H3ASO3 लिया है तो उसको चेंज कर देगा H3ASO4 में चेंज कर देगा। H2SO3 लिया है तो क्या होगा? H2SO3 को चेंज कर देगा ये H2SO4 में चेंज कर देगा। अगेन मैंने बताया आपको जितना भी हैलाइड है उसको चेंज कर देगा ये X2 में। ठीक है ना, हैलाइड में आपको X माइनस में, अगेन फिर से बोल दें, F माइनस नहीं लेना है क्योंकि आपको पढ़े भी थे हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो लिस्ट रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस करता है मोर रिएक्टिव हैलोजन। ठीक है, उसी तरह से अगर आप Fe2 प्लस लेते हो तो फेरस को चेंज कर देगा फेरिक में, क्योंकि यार ऑक्सीडाइजिंग है तो खुद को घटा रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा। तो 4 से 6 गया, 2 से 3 गया, Q+ को Cu+ को Cu+2 में चेंज कर देगा। ठीक है ना, अगर स्टेनस की बात करते हो तो Sn+2 को चेंज कर देगा स्टैनिक में Sn4+ में। अगर आप HNO2 की बात करते हो तो HNO2 को चेंज कर देगा ये HNO3 में। तो ये कुछ नेचर है जिसको आपको अच्छे तरीका से बैठा लेना है कि Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। पहले तो ये बात को आप बैठा लो। कोई पूछे कि Cl2 का वे बताओ तो क्या बोलना है? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा एक चीज और याद होगा आपको, जो हम लोग रेडॉक्स में भी पढ़े हुए हैं, X2 का OH माइनस से रिएक्शन। यार अगर बाबू कोल्ड और डाइल्यूट है तो कोल्ड डाइल्यूट में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मैंने आपको बताया था क्या बनता है? X माइनस प्लस XO माइनस में और फर्दर वाटर में चेंज हो जाता है। बेस के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो, बेस में कोई भी बेस का सोर्स ले लो, OH माइनस ये एज अ बेस है तो बेस के फॉर्म में ये होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ देना है, जो फ्लोरीन का मैंने आपको उधर रिएक्शन लिखवा दिया है। दूसरा कि अगर आपने X2 का OH माइनस से रिएक्शन करवाया है, कॉन्सेंट्रेटेड है एंड हॉट मीडियम है, अगेन ये भी आपका बेस है तो बेस के प्रेजेंस में ये चेंज होगा X माइनस प्लस XO3 माइनस प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? X माइनस XO3 माइनस प्लस वाटर में। अब जल्दी से बताओ, अगर हम Cl2 की बात करते हैं, X के जगह अगर हमने Cl2 ले लिया है तो Cl2 का अगर बेस में मैंने NaOH ले लिया तो बताओ X था तो X माइनस, Cl2 होगा तो Cl माइनस Na के साथ रिएक्ट करके NaCl, XO माइनस Na को लेके क्या में चेंज हो जाएगा? NaClO अब प्लस वाटर तो मिलना ही मिलना है। सेम एज अगर आपने Cl2 का रिएक्शन NaOH से करवाया, ये यार क्या है? ये आपका कोल्ड डाइल्यूट है। ये क्या है?
कॉन्सेंट्रेटेड है एंड हॉट मीडियम में है, तो ये क्या होगा, NaCl प्लस NaClO3 अब प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये बैठा लेना आपको, ये कुछ रिएक्शन है और बहुत ये सब जगह आपको यूज होने वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलिए, ये तो था आपका फॉर्मूला। अच्छा, एक काम करो, अगर मैंने मान लो कि तुमको बोला कि NaOH के जगह OH माइनस जो बेस लिए हो उसके जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अब बताओ क्या बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, जरा ध्यान से सुनना, आप क्या करो, Cl2 लो और CaOH हॉल ट्वाइस ले लो। तो इसका रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट होगा सबसे पहला CaCl2, फिर बनेगा एक्सो माइनस है तो क्या बना लेगा बोलो, CaOCl हॉल ट्वाइस अब प्लस वाटर, ठीक है, CaOHCl हॉल ट्वाइस प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चलते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अगर मान लो आपसे कोई टीयर गैस की बात कर रहा है कि टीयर गैस का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो टीयर गैस का फॉर्मूला होता है बाबू CCl3NO2 को टीयर गैस कहते हैं। अगर कोई कह रहा है मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला बताओ, तो मस्टर्ड गैस में सल्फर क्लोरीन दोनों होता है Cl, ठीक है, CH2S, फिर है यहाँ CH2 अगेन S, फिर है यहाँ CH2Cl, ये मस्टर्ड गैस है। फॉस्जिन गैस के बारे में पूछे तो क्या करोगे, फॉस्जिन गैस के बारे में, फॉस्जिन गैस के बारे में पूछा जाए तो COCl2 को हम लोग कौन सा गैस कहते हैं, फॉस्जिन गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका फॉर्मेट है जिसको आपको बैठा लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे की ओर, HCl पे आते हैं। HCl की बात करते हो बाबू, तो HCl में सबसे पहला इसका प्रिपरेशन की बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो प्रिपरेशन के लिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, प्रिपरेशन की अगर बात करते हो आप HCl का, तो क्या करना है कि NaCl, इसका रिएक्शन आपको करवा देना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, बस नॉर्मल सा है, आयन एक्सचेंज हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा NaHSO प्लस HCl में चेंज हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, NaCl का रिएक्शन फर्दर फिर से NaHSO4 से करवा दो, फिर ये एक H दे के चेंज हो जाएगा, HCl प्लस Na2SO4 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये मेथड को ही हम लोग सॉल्ट केक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और सॉल्ट केक एक्चुअली जो इन्वॉल्व हो रहा है NaHSO4 इसी को कहा जाता है। तो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट केक मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है, बोलो जल्दी से, दिस मेथड इज नोन एज सॉल्ट केक मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड कहा जाता है, सॉल्ट केक मेथड कहा जाता है। दूसरी बात कि सॉल्ट केक कहा किसको जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये दिमाग में रख लेना है। और सॉल्ट केक NaHSO4 को सॉल्ट केक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, NaHSO4 को ही सॉल्ट केक कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि सॉल्ट केक मेथड का यूज किस में होता है, तो HCl के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। और सॉल्ट केक कहते किसको है, NaHSO4 को कहते हैं। दूसरी बात वो अगर प्रॉपर्टीज वाइज चलते हो, तो प्रॉपर्टीज वाइज क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज कह सकते हो, ध्यान से सुनना। पहला प्रॉपर्टीज है ये कि ये कलरलेस पंजेंट स्मेल है विद एसिडिक टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट कि कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, कैसा स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, और एसिडिक टेस्ट है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये न ही कंबस्ट होता है, न सपोर्ट करता है कंबसन में, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कंबसन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। तो इट इज नाइदर सपोर्ट इन कंबसन एंड नॉट कंबस्ट। दूसरी बात कि HCl जो होता है ना वो ड्राई HCl को, मतलब कि मान लो कि HCl ड्राई करना है, मॉइस्ट HCl है, उसको ड्राई करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होता है। इसमें बैठा लीजिएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट में CaO और P4O10 का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि आपके पास मॉइस्ट HCl है, अब इस मॉइस्ट HCl को आपको ड्राई में चेंज करना है, ड्राई HCl में ले जाना है। तो ड्राई HCl में ले जाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मॉइस्ट HCl को ड्राई HCl में ले जाने के लिए सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट बात कि CaO और P4O10 का यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज करते हैं? कारण होता है क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मॉइस्ट HCl को ड्राई HCl में ले जाने के लिए कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आपको कैल्शियम ऑक्साइड और आपको P4O10 का यूज नहीं करना है, ठीक है ना, नॉट यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों? कारण क्या है? तो कारण हम आपको अभी बता रहे, नॉट यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो बाबू, कारण सिंपल सा है, CaO बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है और HCl एसिड है। एसिड बेस कभी एक साथ रहा है क्या? नहीं रहा है। तो बताओ ये तुरंत में रिएक्ट करके CaCl2 प्लस इसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी H2O में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कभी भी एसिड बेस का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं रहा है। अगला, अगर आपने P4O10 लिया है और P4O10 का HCl से रिएक्शन करवाया है, तो ये तुरंत में चेंज हो जाएगा, POCl3 में चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा H3PO3 में चेंज हो जाएगा। तो यार ये केमिकली एक्टिव है, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं मात्र उस पर से, मतलब मॉइस्ट को ड्राई में चेंज करना है हमें। अब HCl रहेगा ही नहीं तो आप नहीं चाहोगे कि किसी वैसा रिएक्शन करवाएं। तो याद रखना है कि मॉइस्ट HCl को ड्राई HCl में ले जाने के लिए कभी भी आपको CaO और P4O10 का यूज नहीं करना है, क्योंकि किए तो ये रिएक्ट हो जाएगा। तो इसको ड्राई करने के लिए जो यूज किया जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा, मॉइस्ट HCl को ड्राई करने के लिए, ड्राई HCl में ले जाने के लिए यूज जो किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाइड्रेटिंग एजेंट का यूज जो किया जाता है, उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आपको यूज क्या करना है, ध्यान से समझना, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है। क्या यूज करना है बोलो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करना है अगर मॉइस्ट को चेंज करना है। CaO क्यों नहीं यूज करेंगे? बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, P4O10 के साथ HCl रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा, POCl3 प्लस H3PO3 में चेंज हो जाएगा, इस वजह से रिएक्शन नहीं करवाते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग Br2 पे आते हैं। F2 देख लिए, Cl2 देख लिए, अब किसके बारे में देखने जा रहे हैं? Br2 के बारे में देखने वाले हैं, ब्रोमीन के बारे में। जरा ध्यान से समझना बाबू, सबसे पहला तो वे आता है प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो प्रिपरेशन करने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। Br2 को अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे? देखो यार, जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छा से पढ़ते चलो, क्वेश्चन एक बार अच्छा से लगा लेंगे, जितना भी ब्लॉक का है पूरा आइडिया खुल जाएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट आप गेन कर लो, और जो भी है पूरा क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना बाबू, मैंने आपको क्लियर कट उसी समय बताया था, याद करो, एक्स माइनस का रिएक्शन, याद होगा आपको, एक्स माइनस का रिएक्शन पहले बोला था मैंने कि आप करवा दो MnO2 से करवा दो, या फिर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ले लो, MnO2 ले लो, या फिर KMnO4 ले लो, या फिर K2Cr2O7 ले लो, तो इसे ये X2 में चेंज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। तो बताओ Br माइनस को अगर आपने लिया है इसमें से कोई भी एजेंट के साथ, तो वो किस में चेंज कर देगा? Br2 में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? Br2 में। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके सामने है कि आप क्या करो कि सी वाटर से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि देखो जो सी वाटर जो होता है,
समुद्र के पानी में NaBr का अमाउंट होता है, तो वो NaBr को क्या किया जाता है कि पहले NaBr वो आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा Br माइनस। आप Br माइनस को जैसे Cl2 से रिएक्ट करवाओगे, Cl2 गैस से, तो आपको पता है कि मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में आपको पता है कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो लेस रिएक्टिव वाला है वो डाई हैलोजन में चेंज हो जाएगा, तो Br माइनस चेंज हो जाएगा Br2 में, और Cl2 चेंज हो जाएगा Cl माइनस में। अब जो आपको यहाँ Br2 आ रहा है ये प्योर Br नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सी वाटर से आप ऑब्टेन किए हो, तो उसमें क्या किया जाता है Na2CO3 से पास करवा दिया जाता है। जैसे ही पास करवा देते हैं तो ये Na2CO3 बेस है, बेस के साथ रिएक्शन होगा और चेंज हो जाएगा NaBr NaBrO3। फिर क्या किया जाता है, इसको H2SO4 से पास करवाया जाता है। H2SO4 से जैसे ही आप पास करवाते हो तो मिल जाता है आपको HBr और HBrO3। और आपको एक बात बता दें कि कहीं भी अगर आपको Br x माइनस XO3 माइनस एक साथ हो तो वो चेंज हो जाता है X2 में। फिर से मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। पहला मेथड तो आप देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ले लो, X2 में Br माइनस को Br2 में चेंज कर दिया। दूसरा है कि बाई सी वाटर, कौन सा वाटर से, सी वाटर से ऑब्टेन करने का तरीका। एक्चुअली बाबू क्या है कि सी वाटर में सी वाटर में क्या कंटेन रहता है, NaBr होता है, NaBr कंटेन होता है। तो होगा क्या, सो देखो NaBr ये चेंज होगा Br माइनस में। Br माइनस पे जैसे ही आप Cl2 गैस पास करवाओगे तो यहाँ आयन एक्सचेंज से चेंज हो जाएगा Cl माइनस प्लस Br2 में चेंज हो जाएगा। अब Br2 आपका इम्प्योर है, क्योंकि आप सी वाटर से निकालो तो इसमें इम्प्योरिटी तो होगा ही ना यार, तो इम्प्योर है। इस इम्प्योर Br2 को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, कोई भी बेस के प्रेजेंस में लेके चले जाना है। जैसे मान लो Na2CO3, अगर नहीं है तो आप NaOH ले लो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लो। तो जैसे ही आप Na2CO3, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट में बेसिक नेचर होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिस से हम बोल रहे हैं बेसिक नेचर है, तो बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा, NaBr और NaBrO3 में चेंज हो जाएगा। जैसे ही बाबू इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के वजह से ये चेंज हो जाएगा, H देते जाओ, Na को हटा के तो HBr, अगला H दोगे तो HBrO3 में चेंज हो जाएगा। पहले ये समझ में आया या नहीं आया, Br HBr HBrO3। अब देखो क्या है कि जब भी X माइनस प्लस XO3 माइनस का रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें X2 मिलता है। क्या बोला मैंने, X माइनस XO3 माइनस आपस में रिएक्ट करके क्या देता है, X2 देता है। तो बताओ HBr में आपको पता है कि HBr में सोर्स है Br माइनस, HBrO3 में BrO3 माइनस, इसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से आपको Br2 जो कि प्योर Br2 मिल जाएगा। तो सी वाटर से भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, किसको, जल्दी बोलिए किसको ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग, तो सी वाटर से अगर ऑब्टेन करना है तो हम लोग Br2 को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ जरा शॉर्टली वे में बताना, तो जरा ध्यान से देख के बताओ। अगर सॉरी Br2 यहाँ लिख दो, अगर मान लो कि Br माइनस का मैंने रिएक्शन बोला BrO3 माइनस से, मैंने आपको क्लियर कट वे बता दिया है, X माइनस जब भी XO3 माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो X2, तो Br माइनस BrO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो Br2 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपने Br2 पे वाटर डाला है तो वाटर डालने से जो प्रोडक्ट आता है वो क्या क्या आता है, वो देखो, वो आता है आपका HBr और प्लस HOBr मिलता है। HBr प्लस ऑक्सी एसिड में HOBr का फॉर्मेशन होता है, ये बात भी आपको बैठाना है। ठीक है, तो बाबू ये कुछ ऐसा होता है जो कि आपके सामने है, कैसे कैसे बन रहा है क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। HBr को तैयार करने का तरीका क्या होगा, अगर हम HBr की बात कर रहे हैं तो HBr में कुछ करना नहीं है, आपको H2 का रिएक्शन Br2 से करवा देना है, लाइट के प्रेजेंस में करवाना है, जिससे कि ये चेंज हो जाएगा आपका HBr में, किस में चेंज हो जाएगा, HBr में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स जो मैंने आपको यहाँ बताया अच्छे तरीके से बैठाइए इसे। आइए अब देखने जा रहे हैं लेयर टेस्ट के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बैठा के रखना है आपको। कौन सा टेस्ट है, लेयर टेस्ट है।
सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लेयर टेस्ट किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो याद रखिएगा ये ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर कौन कौन सा आयन बाबू, बी आर माइनस स्लैश आई माइनस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब देखो बाबू करना क्या है, इसमें बड़ा ही आसान है। जैसे Cl2 का रिएक्शन आप करवा दो Br माइनस से, मैंने बोला था मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, माइनस वाला लेस है चेंज हो जाएगा Br2 में, और ठीक है आप इसको ऐसे दिखाओ Cl2 चेंज हो जाएगा Cl माइनस में, और Br2 चेंज हो जाएगा, Br माइनस चेंज हो जाएगा Br2 में। Br माइनस किस में चेंज होगा बोलो, Br2 में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ही आपने यहाँ तक कर दिया, जैसे ही Br2 पे आप CCl4 पास करवाते हो, Br2 पे क्या पास करवाते हो, CCl4, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। Br2 से जैसे ही आप CCl4 पास करवाते हो तो आपको कलर मिलता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर मिलने वाला है, रेडिश ब्राउन मिलने वाला है। सेम एज अगर आपने आई माइनस लिया है, जरा ध्यान से देखना, अगर आपने आई माइनस लिया है तो आई माइनस में क्या होगा, Cl माइनस चेंज हो जाएगा, Cl2 चेंज हो जाएगा Cl माइनस, आई माइनस चेंज हो जाएगा I2 में। I2 पे अगैन आपने अगर CCl4 का यूज किया है तो कलर जो आने वाला है वो वायलेट कलर आने वाला है। कौन सा, वायलेट कलर का मिलने वाला है। और यही बाबू आपका टेस्ट कहलाता है, लेयर टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो पहला तो आपको बैठाना है, क्या क्या मैंने बोला है, यदि आप इसमें रिएक्शन करवाते हो तो कौन कौन सा लेयर टेस्ट, पहला तो बनता है क्वेश्चन की लेयर टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आपको बोलना है ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या करना है, जैसे ही आप Cl2 का रिएक्शन Br माइनस से करवाते हो तो वो Br2 में चेंज होता है, Br2 का CCl4 से रिएक्शन से कलर आता है रेडिश ब्राउन। तो अगर आपसे पूछे कि ड्यूरिंग लेयर टेस्ट, ड्यूरिंग लेयर टेस्ट ऑफ Br माइनस के लेयर टेस्ट में कलर कैसा आता है, कलर आता है रेडिश ब्राउन आता है, और I माइनस के टेस्ट से कलर कैसा आता है, वायलेट कलर का कलरेशन आता है, वायलेट कलर आता है। कौन सा कलर आता है, वायलेट कलर आता है आपका, ठीक है। तो ये था आपका वो लेयर टेस्ट। तो F2 भी खत्म, Cl2 भी खत्म, Br2 भी खत्म। अब आते हैं I2 के बारे में, जरा ध्यान से समझ लीजिए। I2 का कलर आपने देखा था, पहला तो बोल दो I2 सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस की बात करोगे तो इसका एग्जिस्टेंस होता है सॉलिड। दूसरी बात की ये वायलेट कलर का होता है, कैसा कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। अब वो तैयार करने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया ही था ना, I माइनस ले लो और उस पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक MnO2 ले लो, या फिर KMnO4 ले लो, या फिर K2Cr2O7 ले लो। क्या होगा बताओ, अगर इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, I माइनस को बदलने वाला है I2 में। किसमें बदलने वाला है, I2 में। I माइनस चेंज हो जाएगा, I2 में बदल जाएगा। पहला तो ये बात आपको बैठाना है। दूसरा कि अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है H2SO4 और H2SO4 का रिएक्शन आप करवा रहे हो अलग अलग मोल रेशियो से बाबू, अगर 2 HI लिए हो तो क्या होगा, 6 HI लिए हो तो क्या होगा, और 8 HI लिए हो तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात की अलग अलग अमाउंट पे रिएक्शन का प्रोडक्ट भी अलग अलग आता है। सबसे पहली बात तो सब में मिलने वाला प्रोडक्ट I2 ही होगा, लेकिन इसके साथ एक बात और, अगर 2 लिए हो तो SO2 प्लस वाटर में, 6 लिए हो तो सल्फर प्लस वाटर में, और 8 लिए हो तो H2S प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा। तो बैठा के रखिएगा, ठीक है। सब में I2 में चेंज हो रहा है, लेकिन 2 में SO2, 6 में सल्फर, 8 में H2S में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन के थ्रू आपने देखा कि कैसे आप इसे ऑब्टेन कर रहे हो।
अगला है आपका चिले सॉल्ट पीटर के थ्रू ऑब्टेन करना है हमें। कैसे ऑब्टेन करेंगे वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है चिले सॉल्ट पीटर के थ्रू ऑब्टेन करना। फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा ध्यान से समझना। NaNO3, NaNO3 में आप क्या करते हो, जैसे कि NaNO3 ले लो, NaNO3 में आप NaIO3 को ऐड कर दो, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में लेना है आपको। और यहाँ से सबसे पहला बात कि NaNO3 में NaIO3 को जैसे ये करते हो, सबसे पहला एक बात बता दूं आपको बहू, इसके मिक्सचर को कह रहे हैं चिले सॉल्टपीटर। तो जरा ध्यान से समझना, ये क्या चीज में टूट जाएगा, IO3 माइनस में टूट जाएगा। और IO3 माइनस से जैसे ही आप I माइनस का रिएक्शन करवाते हो चेंज हो जाएगा, ये I2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला तरीका है सीवीड से तैयार करना। सीवीड से तैयार करने का तरीका, सीवीड से तैयार करने का तरीका क्या है कि सीवीड में आयोडीन होता है, ठीक है। क्या होता है, जो समुद्र के अंदर जो लकड़ी जो पेड़ पौधा पाया जाता है उसमें आयोडीन होता है। पहले क्या किया जाता है कि उस समुद्र वाला जो सीवीड है उसको बाहर निकाल के पहले ड्राई किया जाता है, उसके बाद बर्न किया जाता है। जलने के बाद जो राख मिलता है उस राख में आयोडाइड होता है। उस आयोडाइड को जैसे ही आप MnO2 से पास करवाते हो तो आपको वहां से I2 मिल जाता है। फिर से बोले, समुद्र में जो पौधा पाया जाता है उस सीवीड में आयोडीन का अमाउंट होता है। तो उस आयोडीन को क्या करना है, पहले सुखा लेना है, उसके बाद बर्न करना है। बर्न करने के बाद जो राख मिलेगा आपको, पास मिलेगा, उसमें आपको आयोडाइड होता है। आयोडाइड को जैसे MnO2 से पास करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Mn2 मिल जाएगा। तो जरा ध्यान से समझना, सीवीड से कैसे तैयार करना है उसकी बात करते हैं। देखो वो सीवीड जो है, सीवीड में सबसे पहला बात की कंटेन आयोडीन, कंटेन क्या होगा, आयोडीन कंटेन होगा। जैसे ही सीवीड को आप क्या कर रहे हो कि कंटेन आयोडीन है, सबसे पहले ड्राइड कर लो एंड बर्न करो। ड्राई करके बर्न करना है। जलने के बाद जो आपको एस मिलेगा उसमें कंटेन होगा आयोडाइड। अब इस आयोडाइड को आपको क्या करना है कि MnO2 से पास करवा देना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I माइनस को चेंज कर देगा, ये I2 में चेंज कर देगा। अगर फिर से बोले, समुद्र में जो लकड़ी पाया जाता है, ठीक है ना, पौधा जो होता है, लकड़ी मतलब मेरे कहने का सेंस, प्लांट जो होता है समुद्र के में जो प्लांट होता है उसमें आयोडीन होता है। अगर हमको उससे सीवीड से ऑब्टेन करना है तो उस प्लांट को बाहर ला के पहले सुखा देना है, बर्न करना है। बर्न करने के बाद जो राख होगा उसमें आयोडाइड होगा। आयोडाइड को MnO2 से जैसे ही पास करवाओगे तो आपको I2 मिल जाएगा। बाबू देखो, I2 जो होता है वाटर में लिस्ट सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो कि I2 लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर, I2 इज लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में लिस्ट सॉल्युबल होता है कौन सा, I2। दूसरी बात कि I2 का रिएक्शन I माइनस से करवाते हो तो आपको मिलता है I3 माइनस। I3 माइनस जो होता है ये ब्राउन होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ये आपको वाटर सॉल्युबल होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें I3 माइनस का, तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, I, यहाँ भी I, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका लोन पेयर है, अगला भी यहाँ पे लोन पेयर है, इस तरह से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस। और अगर शेप की बात करें तो यार जो शेप होता है वो होता है sp3d शेप होता है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3d। और शेप जो होता है इसका लीनियर होता है। कैसा शेप होता है, लीनियर होता है। ये सब निकालना ऑलरेडी सीख चुके हो। हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है सिग्मा प्लस लोन पेयर से, 2 सिग्मा है, 3 लोन पेयर, 2 3 5, 5 में sp3d। sp3d की वजह से इसका शेप कैसा होगा, आपका लीनियर होगा, क्योंकि 3 लोन पेयर है, sp3d विद 3 लोन पेयर।
और दूसरा बात की अगर आपसे पूछ ले कि sp3d में कौन कौन सा s है, तो आपको दिमाग में रखना है sp3